भारतीय संविधान की अनुच्छेद 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 ये कहता है कि इस भाग के लिए, केवल पार्ट 3 के लिए आप राज्य जब तक अन्यथा ना बताया जाए, मींस अनलेस कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, अगर किसी और तरीके से बताया गया कि भाई ये भी राज्य है तो मान लेना, पर जनरली स्टेट का मतलब है जिसके खिलाफ तुम मुकदमा लेकर आना चाहते हो, उस स्टेट का मतलब है इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है एक्सेस, मतलब एक्सक्लूसिव डेफिनेशन है, और भी सारी चीजें इसमें आ जाएगी जो इनसे मिलती जुलती हैं। तो राज्य का मतलब क्या है? राज्य में शामिल है गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या शामिल है राज्य में? गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत सरकार या संसद कोई ऐसा कार्य कर रही है जिसे व्यक्तियों के मूल अधिकारों को छीना जा रहा है, तो मैं तुरंत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं। सरकार कैसे छीनेगी? सरकार ने कहा कि भाई कल से लड़के ही सड़क पर निकल सकते हैं, लड़कियां रात के समय नहीं निकलेंगी। भाई तुम ये कैसा कानून बना रहे हो जो मेरे समानता के अधिकार के खिलाफ है? मैं लड़की हूं, इसमें मेरा दोष है? मैं लड़का हूं तो इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल प्रिविलेज है? कोई मेहनत करके मैंने अचीव किया? जो जज होंगे उनके लिए प्रिविलेजेस हैं कि उनके खिलाफ ऐसे ऐसे ये कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेहनत करो, तुम जज बन जाओ तो तुम्हें प्रिविलेजेस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन। प्रिविलेजेस जो होते हैं ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये तो आपकी योग्यता के अनुसार तुम कर लो तो तुम बन जाओगे। अब राष्ट्रपति साहब आते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, महामहिम आती हैं, पूरी सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं। पहले से ही प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, बता दिया जाता है भाई ये आदमी ऊपर चढ़ेगा, ये नहीं आएगा, चाहे कोई भी है। राष्ट्रपति अगर पद पर हैं तो कितना भी बड़ा आदमी हो, राष्ट्रपति अगर खड़े होंगे तो सब खड़े होंगे, राष्ट्रपति बैठेंगे तो सबको फिर बैठना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने अगर किसी से कहा कि ये काम है तो वो राष्ट्रपति को ना नहीं कर सकता। क्यों भाई? मानव तो हम सब हैं, उन्हें क्यों तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? उनके लिए क्यों उनमें इतना एटीट्यूड है? कमाया है ना, मेहनत की है, उस पद तक पहुंचे। चलो कह रहा हम उस बात पर ना जाकर हम बात पर जाते हैं। अगर संसद या या केंद्र सरकार मेरे मूल अधिकारों को छीनेगी, संसद को जानते हो आप कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कल एक कानून बना दिया कि लड़कियां ही पीसीएसडी दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकते हैं। लड़कों ने ऐसा क्या पाप किया है भाई? क्यों नहीं दे सकते वो? तो ये डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है ना। आप सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, लड़की लड़की के आधार पर, तो कैसे कर सकते हो? तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट अगर मूल अधिकारों को छीनेगी तो मैं उनके खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा। मूल अधिकार तुम्हें पता है जो अनुच्छेद 14 से लेकर और 35 तक हैं। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य सरकार या राज्य की विधायिका भी कोई ऐसा काम करेगी जिससे मेरे मूल अधिकार छीनते हैं, तो मैं उनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता हूं। छोटी मोटी कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट जाऊंगा। फिर बात आती है बच्चे लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी, जो भारत की टेरिटरी में है या भारत सरकार के कंट्रोल में है, वो भी स्टेट ही मानी जाती है। वो भी क्या मानी जाती है? ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज। देखो तुम्हें पार्लियामेंट में दिक्कत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें पता है, तुम्हें स्टेट गवर्नमेंट पता है, स्टेट लेजिस्लेचर पता है, और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी के बारे में मतलब पहले तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है बच्चे, सबसे पहले क्वेश्चन है अथॉरिटी कहते किसे हैं? कौन है प्राधिकारी? किसे कहोगे? अथॉरिटी। तो अथॉरिटी शब्द की भी कोई परिभाषा आर्टिकल में नहीं दी है। जनवन तरीके से किसे कहो भाई ये हमारे प्राधिकारी हैं। कैसे? जिस भी, चाहे व्यक्ति को या कॉरपोरेशन को, कोई व्यक्ति हो या कॉरपोरेशन हो, उसे शक्ति है और वो निर्देशित कर सकती है ये करना है ये नहीं करना है, तो ही तो वो प्राधिकारी है। तुम कल से इस समय आओगे, तुम कल से इस समय नहीं आओगे, तुम्हारी ड्यूटी लगेगी, तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगेगी, ये प्राधिकारी है ना। कैसे प्राधिकारी है? क्योंकि इनके पास शक्ति है किसी कार्य को कराने की, किसी को न कराने से रोकने की, और ये निर्देशित कर सकते हैं कोई कार्य कराने के लिए या रोकने के लिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर तुम्हें दिख रहा है जो किसी को निर्देशित कर रहा है, कमांड दे रहा है, तो समझ लेना वो प्राधिकारी है, वो अथॉरिटी है। जैसे मैं तुम्हें निर्देशित कर रहा हूं कि सुबह की क्लास इस टाइम से इस टाइम तक होगी, परसों टेस्ट होगा, परसों अगर कोई फोन, अगर बीच में फोन चल गया तो फोन छीन लिया जाएगा, तो ये क्या है? ये निर्देशित है ना। क्या आप मुझे निर्देशित कर सकते हो? तो अभी फिलहाल इस जगह पर आप प्राधिकारी नहीं है। कौन प्राधिकारी है? मैं। प्राधिकारी कौन होता है? व्यक्ति भी और एक संस्था भी। जैसे रिलायंस कंपनी आपने देखा होगा, रिलायंस कंपनी ने एक रूल बना दिया भैया ऐसे ऐसे, तो वो भी एक प्राधिकारी होती है। तो चाहे व्यक्ति ह्यूमन बीइंग हो या लीगल पर्सनैलिटी, कोई लीगल पर्सन हो। लीगल पर्सन कौन होते हैं? जैसे कंपनी, एसोसिएशन, सोसाइटीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ये भी रूल बना सकते हैं, रूल का पालन करा सकते हैं। तो प्राधिकारी कौन है? जिसे पावर है और जिसे कमांड कर, जो कमांड कर सकता है। क्या पावर है? पावर है उसे कानून बनाने की, रूल रेगुलेशन बनाने की, बायलॉज बनाने की। और क्या कर सकता है? वो इशू कर सकता है, कमांड दे सकता है, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, नोटिस एक्सेट्रा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या संस्था जो कानून बना सकती है, उपनियम बना सकती है, नोटिफिकेशन करा सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है, वो क्या मानी जाएगी? वो स्टेट के नहीं, वो क्या मानी जाएगी? एक अथॉरिटी मानी जाएगी। अब अथॉरिटी तो तुम्हें समझ में आ गया। अब बात आती है लोकल अथॉरिटी किसे कहते हैं? लोकल अथॉरिटी। तो जब आप
जनरल क्लोजिस एक्ट पढ़ेंगे तो लोकल अथॉरिटी का मतलब है जो आपकी लोकेलिटी में अथॉरिटी है। यहाँ कौन अथॉरिटी है भाई? म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर परिषद, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वो बताता है ना भैया सुनो इतने मीटर इतने परसेंट मीटर पर इतना मीटर लगेगा, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। सिंचाई, हाँ सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग, जितने भी आपके सराउंड में जितनी भी सरकारी अथॉरिटियां हैं लोकल लेवल पर, वो सारी की सारी क्या है? लोकल अथॉरिटी। सरकारी है, हाँ है, कमांड दे रही है, हाँ, और इससे तुम बाध्य हो, हाँ, और अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल भिजवा सकती है, हाँ, तुम इसके खिलाफ कुछ बोल सकते हो ना, नियम बनाए इसने, हाँ, तो ये लोकल अथॉरिटी है। जैसे नगर निगम ने कहा मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराओ, तुम बिना नक्शा पास कराए मकान बना सकते हो? वो दूसरी बात है कैसे भी बना लो, लेकिन भविष्य में तो वो तुम्हें है कि नहीं, तो वो क्या है? अथॉरिटी है। इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, फायर ब्रिगेड अथॉरिटी है, जितनी भी लोकल लेवल पर सरकारी ऐसे नियम देख रहे हो आप जो तुम्हें नियम से बांध रहे हैं, वो क्या है? अथॉरिटी है। अब बात आती है अदर अथॉरिटी थी, ये तो हो गया लोकल अथॉरिटी, अब बात आती है अदर अथॉरिटी। जैसे मैंने अभी तुम्हें इलस्ट्रेशन दिया, मैंने कहा कि कल क्लास का टाइम ये होगा, मैंने कहा कि ड्रेसअप आपको होकर आना होगा, मैंने कहा कि क्लासरूम में ये नियम नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे कार्य चलेगा। कमांड तो मैं भी दे रहा हूं, नोटिफाइड तो मैं भी कर रहा हूं, रूल्स तो बायलॉज तो मैं भी बना रहा हूं, तो क्या मैं भी अथॉरिटी हूं? बताओ। अब सुनिए, बात ये आती है अगर मैं अथॉरिटी हूं, ठीक है, तो फिर तय करो कि मैं स्टेट हूं कि नहीं। केवल अथॉरिटी तो स्टेट नहीं है, जो आर्टिकल 12 में आने वाली अथॉरिटियां हैं केवल वही स्टेट हैं। तो कैसे तय करोगे कि मैं आर्टिकल 12 के अनुसार अथॉरिटी हूं या नहीं? तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस मैं आपको बता रहा हूं, इनको अगर आपने समझ लिया तो फॉर्मूला लगाकर चेक कर लेना कि मैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 अथॉरिटी हूं या नहीं। और ये मेंस में भी और प्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहला केस सुप्रीम कोर्ट का अदर अथॉरिटीज पर ये आया, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इस केस में कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं क्या वो स्टेट की कैटेगरी में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ये 1954 का बात थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1954 में जब ये क्वेश्चन आया, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी ने कोई नियम बना दिया होगा, ऐसा नियम जो मूलाधिकारी, जैसे यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि भाई ये बच्चे आएंगे ये बच्चे नहीं आएंगे, तो उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया हो, चाहे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, तो यूनिवर्सिटी को चैलेंज किया गया। अब यूनिवर्सिटी ने ये कहा मैं तो स्टेट हुई नहीं, मेरे खिलाफ आप रिट कैसे जारी कर सकते हैं, मेरे खिलाफ तो सरकार एक्शन लेगी, तुम नहीं ले सकते हो। अब कोर्ट के सामने प्रॉब्लम ये फंसी कि भैया अगर ये स्टेट में आएगी यूनिवर्सिटी तो हम इसके खिलाफ रिट जारी कर सकते हैं, इसे आदेशित कर सकते हैं, और अगर ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आती तो भैया फिर तो अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग तो स्टेट गवर्नमेंट है, वो इसके खिलाफ एक्शन लेगी, फिर हम नहीं ले सकते। तो पहले ये तय करना है कि क्या यूनिवर्सिटी स्टेट है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तर्क दिए गए कि स्टेट अदर अथॉरिटी में, पहला केस है ना, तो सबसे पहले ये आया कि भाई कैसे माने हम। तो एक फॉर्मूला है इंटरप्रिटेशन का, कानून को जब पढ़ते हैं तो कानून को पढ़ने के लिए कला है, एक बुक का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू। कानून पढ़ने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम फंसती है कि हम इस शब्द का अर्थ क्या ले, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन क्या बनाए इसकी, तो एक नियम है इज्डम जेनरिक। इज्डम जेनरिक, सजातीय को सजातीय के आधार पर पढ़ो। जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि जितने भी धरती जो जितने भी वेजिटेबल हैं ये, इन वेजिटेबल पर टैक्स लगेगा। कौन से? उन्होंने उदाहरण दिए जैसे कि आलू, हल्दी, है ना, और क्या नाम है ये, प्याज, लहसुन, इन पर टैक्स लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आया कि मशरूम पर भी सरकार ने टैक्स लगा दिया। अब क्वेश्चन ये है क्या इस नियम के अनुसार मशरूम पर टैक्स लग सकता है? अब लिखा तो है नहीं वहां मशरूम, तो देखो आलू, प्याज, लहसुन, है कि नहीं, ये सारे के सारे ऐसे फल हैं, वो सब्जियां हैं जो धरती से नीचे उगती हैं। और मशरूम, मशरूम कहां उगता है? ऊपर। गोभी कहां उगती है? ऊपर। टमाटर कहां उगते हैं? ऊपर, है कि नहीं? तो अगर आप मशरूम को रखोगे तो इस कैटेगरी में रख सकते हो जो धरती के नीचे जा रही है। अगर मान लो धरती के ऊपर वाले, उन्होंने लिखा नहीं, उन्होंने कहा आलू, प्याज, लहसुन पर टैक्स लगेगा 5%, गोभी, है ना, मटर, टमाटर, इन पर टैक्स लगेगा 8%। अब मशरूम पर कितने परसेंट टैक्स लगेगा? कैसे पता चला? कैसे पता चला? जब आपने सजातीय देखा कि क्या इनकी जाति वेजिटेबल के रूप में, मतलब मशरूम को हटा लो, आप उसे लगा लो, पत्ता गोभी को लगा लो, वेजिटेबल है,
और धरती के ऊपर उगती है। तो इस तरह से ये एनालाइज किया जाता है। सजातीय इज्जम जो लिखा हुआ है उसी कंपनी का, उसी के जैसा बाद वाला शब्द अगर है तो वैसा माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अदर अथॉरिटी में स्टेट आता है या नहीं आता, तो ये नियम लगाया इज्जम जेनरिक का। और इस नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पहले वाले वर्ड को पढ़ो, पहले क्या लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, ये सारे के सारे एक जाति के हैं, ये संप्रभु हैं, ये स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। पर यूनिवर्सिटी में तो इतनी ताकत है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत के बराबर यूनिवर्सिटी में ताकत है, स्टेट गवर्नमेंट की ताकत के बराबर यूनिवर्सिटी में ताकत है, पार्लियामेंट की ताकत, वे सब संप्रभु हैं, वे सब शासकीय कृत्य कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी शासकीय कृत्य नहीं करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिवर्सिटी इज नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल 12। लेकिन ये थोड़ी मिस्टेक हो गई कोर्ट से, और इस मिस्टेक को सुधारा गया उज्जमा बाई के केस में। उज्जमा बाई का दूसरा केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इज्जम जेनरिक का सिद्धांत तो आर्टिकल 12 पर लग ही नहीं सकता। उन्होंने कहा इज्जम जेनरिक वहां लगता है जब एक ही जाति के सब हों, एक ही प्रकृति के सब हों, तब दूसरे के साथ उसका मिलान करके देखा जाता है कि ये इसकी कंपनी का है या नहीं है। यहां तो कंपनी ही अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? उन्होंने कहा कि भैया देखो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो एग्जीक्यूटिव विंग हो गया, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेटिव विंग हो गया। हाँ, मान रहे हैं ये सोवरन है, ये ताकतवर है, लेकिन लोकल अथॉरिटी भी तो यहां पर लिखा है, ये तो इतना ताकतवर है ही नहीं जितना स्टेट और पार्लियामेंट है। तो उन्होंने कहा ये सारे अलग अलग प्रकृति के हैं, तो इनसे तो इज्जम जेनरिक में निकल ही नहीं सकता कि स्टेट ये होगा या नहीं होगा। उन्होंने कहा इसलिए यूनिवर्सिटी भी स्टेट है, क्योंकि इज्जम जेनरिक का नियम यहां पर लागू ही नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? क्योंकि इनका नेचर सब डिफरेंट डिफरेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन कर रहा है, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहा है, और लोकल अथॉरिटी दोनों फंक्शन कर रही है। दोनों ये सोवरेन हो सकते हैं, पर लोकल अथॉरिटी तो इनके अंडर में काम करती है, तो इनके बीच कुछ भी सिमिलर नहीं है। इसलिए आप ये फॉर्मूला यहां ना लगाएं तो बेहतर है। पर हाँ, स्टेट यूनिवर्सिटी है और उसके नियम से लोग प्रभावित हो रहे हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि क्यों है। बस ये कहा इज्जम जेनरिक नहीं लगेगा और यूनिवर्सिटी स्टेट है। थोड़ा कंफ्यूजन रह गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कंफ्यूजन को दूर किया और एक लीडिंग केस आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल। और सुप्रीम कोर्ट के सामने बस यही क्वेश्चन था, भैया किसको, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उन्होंने कहा कि ये जो बोर्ड गवर्न कर रहा है, प्राइवेट भी हो सकता है या स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, तो ये स्टेट की डेफिनेशन में आएगा या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ध्यान से सुनो, अगर कोई भी प्राधिकारी, कोई भी अथॉरिटी जिसका निर्माण, क्रिएट जिसे किया गया है, अगर किसी अथॉरिटी को क्रिएट किया गया है किसी कानून के द्वारा या संविधान के द्वारा, if an authority is created by constitution or any other statute and power confirmed by law, such authority is an state। means अगर कोई भी प्राधिकारी जिसको निर्मित किया संविधान के द्वारा या किसी कानून बनाकर निर्माण किया और उसे शक्तियां दी इस संविधान ने या किसी कानून बनाकर उसे शक्ति दी गई है, तो उसे स्टेट की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे चुनाव आयोग एक बॉडी है, कॉर्पोरेशन है, क्या चुनाव आयोग स्टेट है? क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका क्रिएशन किया और उसे शक्तियां दी। चुनाव आयोग कहता है, जैसे चुनाव आयोग अपना काम करता है, वो कहता है इनको सबको हटाओ यहां से, केवल ये रहेंगे, तो जस्टिफाइड होना चाहिए, केवल ये रहेंगे, क्या आधार है? अगर मूल अधिकारों के खिलाफ है तो बिल्कुल। चुनाव आयोग ने कहा जितने भी जर्नल कैटेगरी के ऑफिसर हैं केवल वही रहेंगे, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी हटाओ यहां से। इस आधार पर नहीं हटा सकते। करप्शन के आधार पर आप जस्टिफाई करो, जाति के आधार पर तुम मुझे ट्रांसफर कर रहे हो, धर्म के आधार पर तुम मेरा ट्रांसफर कर रहे हो, लिंग के आधार पर तुम मेरा ट्रांसफर कर रहे हो, इट्स एन अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। और हम चुनाव आयोग के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग इज एन स्टेट अंडर आर्टिकल 12। ये बात समझ में आई? और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी भी संस्थाओं का निर्माण किया और जिन जिन संस्थाओं को ताकत दी, वो सारी संस्थाएं स्टेट हैं फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12, इंक्लूडिंग इन अदर अथॉरिटी। समझ में आ रही है मेरी बात? या जिसका निर्माण किसी कानून ने किया, कोई भी संस्था, जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाया उन्होंने, तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड संविधान ने तो नहीं बनाया है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड बनाया सरकार ने, बाकायदा नियम बनाए और नियम के बाद इलेक्ट्रिकल बोर्ड को पावर दी गई, तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी क्या है? स्टेट है। मेरी बात समझ में आ रही है? रेलवे जो है, रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा निर्मित है, ये सारी स्टेट हैं। और अगर ये कोई भी ऐसा कार्य करती हैं जो मेरे मूल अधिकारों को छीनता है, कल रेलवे ने ये कहा कि केवल और केवल हम पुरुषों को रेल में बैठाएंगे, महिलाओं को एंट्री नहीं है, मूल अधिकारों के खिलाफ है। हम केवल हिंदुओं को रेल में बैठाएंगे, मुस्लिमों को नहीं बैठाएंगे, मूल अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे कि मैं, ये नियम बनाता हूं कि मैं केवल महिला
कैंडिडेट को ही पढ़ाऊंगा, मैं केवल पुरुष कैंडिडेट को ही पढ़ाऊंगा। मैं प्राइवेट इंडिविजुअल हूं, अपने पैसे से संस्थान चला रहा हूं, सरकार का मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काम सरकार का है, मैं अपनी जीविका उपार्जन के लिए कर रहा हूं। तो मैं स्टेट की कैटेगरी में, तो मेरे खिलाफ सरकार के मान नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मैं इंडिविजुअल। मैं ये कह दूं कि भाई मैं नहीं पढ़ाता लड़कियों को बस, तो तुम मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई ये आदमी मूल अधिकारों का हनन क्यों कर रहा है हमारे। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, सरकार की। और सरकार ये नहीं कह सकती कि हम केवल लड़कों को पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? उज्जमा बाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जहां रोका था कि इज्डम जेनरिक तो नहीं लगेगा, शांताबाई ने कहा इज्डम जेनरिक लगाओ, एक जैसी प्रकृति है। उज्जमाबाई ने कहा नहीं लगेगा, स्टेट है यूनिवर्सिटी। पर कौन सी संस्थाएं स्टेट है, कौन सा व्यक्ति स्टेट है, ये डिफाइन नहीं किया। मोहनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि कोई भी ऐसी संस्था जिसका निर्माण संविधान के द्वारा हुआ है, या जिसे संविधान के द्वारा शक्ति मिली है, या किसी कानून के द्वारा जिसका निर्माण हुआ है और उसे शक्तियां कानून के द्वारा मिली है, तो ऐसी अथॉरिटी राज्य है। इसके बाद एक और लीडिंग केस है, और वो है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। और इन्होंने एक चीज और जोड़ दी, उन्होंने कहा निर्माण हुआ है, क्रिएशन हुआ है, शक्ति मिली है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है जैसे कि गवर्नमेंट करती है और पब्लिक इंपोर्टेंस में कर रहा है, वो भी स्टेट है। उदाहरण के लिए यही संस्थान अगर मैं ये कहूं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं शिक्षा दूंगा, ठीक है, और फिर कहूं कि केवल लड़कों को दूंगा, देखो अब तुम गड़बड़ कर रहे हो। तुमसे कहा किसी ने फ्री में देने के लिए? जब तुम सरकार की तरह और लोगों की भलाई के लिए कार्य कर रहे हो तो चश्मा अपना हटा दो, फिर लड़के लड़की मत देखो, फिर हिंदू मुस्लिम मत देखो, क्रिश्चियन मत देखो। सरकार से ग्रांट ले रहे हो, फिर तुम सरकार की तरह काम करो और आंखों पर मानवीय चश्मा पहनो। सरकार एनजीओ है, हाल तो अभी एनजीओ को नहीं किया, लेकिन कर दिया, करेगी, अभी कोर्ट डिसीजन आएंगे। एनजीओ क्या काम करती है? सरकार से ग्रांट ले रही है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, और कह रही है केवल हिंदुओं के लिए करूंगी मैं, तो केवल मुस्लिमों के लिए करूंगी मैं, तो केवल क्रिश्चियन के लिए करूंगी मैं। तो ग्रांट ले रहे हो, पब्लिक इंपोर्टेंस का काम कर रहे हो, तो लगभग तुम क्या करोगे, तुम स्टेट की कैटेगरी में आओगे। एओए संस्था बनती है, सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं, क्या कर रही हैं वे? भाई ये काम करना है, सोसाइटी के भले के लिए ये करना है। तो जितनी भी रजिस्टर्ड सोसाइटियां हैं वो सारी की सारी, क्योंकि ये कानून से रजिस्टर्ड हो गई ना वो, तो वो सारी की सारी भी क्या है? स्टेट हैं। और अगर मेरे मूल अधिकारों के खिलाफ जाएंगी तो मैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता हूं। अब सारा का सारा पेरुजल कर एक क्वेश्चन बस दिमाग में रखना, कम से कम 10 क्वेश्चन आए हैं, वो मैंने तुम्हें नोट्स में दिए हुए हैं, जो प्री में भी आएंगे कि ये स्टेट है या नहीं है, ये स्टेट है कि नहीं है, ये सब तुम्हारे नोट्स में है। क्लियर? उन्हें पढ़ना प्री के लिए तो हो जाएगा, और मेंस के लिए ध्यान रखना। किसी ने आपसे पूछा स्टेट क्या है, तो स्टेट कोई भी ऐसा स्टेट संसद है, स्टेट केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, राज्य विधायिका है, लोकल अथॉरिटियां हैं, और कोई भी अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी कौन सी है? सुखदेव, क्या नाम है, शांताबाई का केस, उज्जमाबाई का केस और मोहनलाल का केस और सुखदेव सिंह के केस को पढ़ने के बाद जिस ये निकल कर आता है कि कोई भी अथॉरिटी जिसका निर्माण संविधान के द्वारा हुआ या किसी कानून के द्वारा हुआ, और जिसे शक्तियां संविधान ने दी या किसी कानून ने दी, और जो पब्लिक इंपोर्टेंस का काम कर रही है सरकार की तरह, वो हर एक संस्था स्टेट है। Authority which is created by constitution or any other law for the time being enforced and confirmed power by constitution or any other law for the time being enforced and do governmental function in public importance, such authority is an state under article 12। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी है? वो दिशा निर्देश तो दे रहा है ना, पर क्या आर्टिकल 12 के अनुसार वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा? yes. अब सुनो, प्राइवेट और जनरल उससे नहीं देखना, काम से देखो। क्या काम करता है बीसीसीआई? क्या काम है बीसीसीआई का? क्रिकेट के जो मैचेस हैं कहां होंगे, कैसे होंगे, उनको अरेंज करना, ठीक है, यही तो काम है, खिलाड़ियों को सेलेक्ट करना और ये करना। पहले तो ये मुझे बताओ कि क्या ये पब्लिक इंपोर्टेंस का काम है? क्या ये सरकार की तरह किया जाने वाला काम है? 1-1 लाख रुपए का भी टिकट है बच्चे, क्रिकेट का मैच देखने जाओगे 1 लाख। ये क्या कर रहे हैं? केवल मनोरंजन कर रहे हैं, इनका कोई काम पब्लिक इंपोर्टेंस का ऐसा नहीं है, पब्लिक को एंटरटेन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा बीसीसीआई इज नॉट अ स्टेट। कई बार पूछा गया है, ठीक है। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बताओ कैसे? कैसे? अरे इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, ये समझ पा रहे हैं ना? तो ये पब्लिक पॉलिसी के बेनिफिट के लिए अगर ये काम कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें तो सोचना ही नहीं बेनिफिट के लिए काम करे ना करे, गवर्नमेंट की कंपनी है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गई है। तो ये सारे के सारे ऐसे ही अपना दिमाग लगाना
बीसीसीआई स्टेट में इसलिए नहीं आएगी, पहली बात तो वो सरकारी नहीं, ठीक है, सरकार के द्वारा उसे शक्ति नहीं दी गई, संविधान के द्वारा नहीं दी गई, और सबसे पहले उसका पर्पस सरकारी नहीं है, उसका पर लोगों की भलाई नहीं है, उसका पर्पस तो बिजनेस है, तो इसलिए वो स्टेट नहीं है, वो सामान्य कानून के अधीन आएगी, वो संविधान के अनुसार मूल अधिकारों के लिए मान ही जा सकते आप। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नियम बनाएगा, हम उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते, वो मुझे निकाल, मान लीजिए मैं क्रिकेटर हूं, मुझे निकाल दिया बिना उसके, तो मैं अपने कोर्ट में जाऊं, पुलिस में जाऊं, मैं फंडामेंटल राइट के इंफ्रिंजमेंट में मान नहीं जा सकता। दो तरह की यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी और प्राइवेट और सेमी प्राइवेट। जनरली जो पूर्णतः प्राइवेट हैं वो रिस्ट्रिक्टेड सेंस में आएंगी, कंप्लीट सेंस में स्टेट नहीं, रिस्ट्रिक्टेड सेंस में। और जो आपकी सरकारी हैं, गवर्नमेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, और पार्शल जो गवर्नमेंट से ग्रांट ले रही हैं, भाई मैंने पूरा पैसा लगाया, मैंने अपना वो लिया, लेकिन मैंने एफिलिएशन भी नहीं लिया, मेरी यूनिवर्सिटी है, एफिलिएशन लिया है यूजीसी से, तो रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि ये नियम नहीं करोगे, कब है वो स्टेट। अदरवाइज जो टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो स्टेट नहीं है, जो पार्शल हैं या गवर्नमेंटल हैं वो स्टेट की कैटेगरी में आती है। सभी पर, कंपनी पर भी यही अप्लाई होगा, अगर आप गवर्नमेंटल कंपनी है या पार्शियल गवर्नमेंटल कंपनी है तो आप स्टेट की कैटेगरी में आएंगे, और अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो बिल्कुल स्टेट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। बस ये देख लेना, मैं क्यों करूं, मैं प्राइवेट इंडिविजुअल, सरकार ने जब मैंने संस्थान खोला तब मेरी हेल्प नहीं की, रात रात दिन दिन जाकर मैंने अपने संस्थान के लिए प्रचार किया, सारा खून पसीने की कमाई मैंने लगाई। अब सरकार कह रही है कि भैया इनके लिए इतनी फीस रखो, इनके लिए इतनी रखो, इनके लिए नहीं, जितनी फीस रखनी है मैं तय करूंगा, किसे पढ़ाना है मैं तय करूंगा, कौन पढ़ाएगा मैं तय करूंगा, फिर सरकार का मेरे काम में इंटरफेयर नहीं हो सकता है। होगा तो कोई काम कर पाएगा, या मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर?